नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंट में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग। डीसी सीरीज मोटर डैश चलाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ए लेथ, बी हैवी मशीन टूल, सी क्रेन एंड हॉइस्ट एंड डी शेयर एंड पंचेस। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हैवी लोड को स्टार्टिंग के टाइम पे इजीली कैरी कर सकती है। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को हम कहाँ यूज करते हैं? व्हीकल्स में यूज करते हैं, ट्रैम्स में यूज करते हैं, क्रेन्स एंड हॉइस्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करा जाता है। और इसमें हमें और क्या एडवांटेज मिलते हैं? डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोलिंग भी अच्छे से हो पाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन एंड हॉइस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश को आपस में बदलकर उल्टा किया जा सकता है। ए द सप्लाई टर्मिनल, बी द फील्ड टर्मिनल ओनली, सी द आर्मेचर टर्मिनल ओनली एंड डी ईदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल। अगर हम डीसी शंट मोटर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो उस केस में क्या होगा? डीसी शंट मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी। अगर हमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है, या तो हम आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम फील्ड टर्मिनल को चेंज करेंगे। इसमें से किसी एक चीज को एट अ सिंगल टाइम पे हमें चेंज करना है। हम दोनों को चेंज एक साथ नहीं करेंगे। तो अगर हम दोनों को चेंज एक साथ करेंगे तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन दोबारा सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, या तो हम आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करेंगे या फिर चेंज करेंगे फील्ड को। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ बीएलडीसी मोटर इज। बीएलडीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ए लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बीएलडीसी मोटर लॉरेंट्ज फोर्स पर वर्क करता है। और बीएलडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएलडीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रशलेस डीसी मोटर। लॉरेंट्ज फोर्स किस पे लगता है? ये चार्ज पार्टिकल पे लगता है, और ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। बीएलडीसी की जो रोटर होती है उसके अंदर कनेक्ट होती है परमानेंट मैग्नेट, और स्टेटर करंट को कैरी करती है। जब करंट स्टेटर के थ्रू फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट करती है या बीएलडीसी मोटर रोटेट करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी जनरेटर एक्ट एज। डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर किस रूप में कार्य करता है? ए एन एम्पलीफायर, बी ए लोड, सी अ रेक्टिफायर, डी अ मल्टीप्लायर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को या एसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में। और यहाँ पे कम्यूटेटर को और क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखना, अगर रेक्टिफायर की जगह मैकेनिकल रेक्टिफायर भी आएगा तो भी ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो डीसी जनरेटर में भी क्या होता है? जो आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस हुआ उसको वो डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर बैटरी चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए टैको जनरेटर, बी शंट जनरेटर, सी कंपाउंड जनरेटर एंड डी सीरीज जनरेटर। बैटरी चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं शंट जनरेटर का, क्योंकि शंट जनरेटर के अंदर क्या हमें मिलता है? कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। और बैटरी चार्जिंग के लिए सबसे ज्यादा आइडियल होता है, क्योंकि बैटरी को हमें स्पेसिफिक वोल्टेज पर चार्ज करना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक वोल्टेज हमें किसके द्वारा मिलेगा? ये शंट जनरेटर के द्वारा हमें स्पेसिफिक वोल्टेज मिलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शंट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज। एक डीसी जनरेटर को डैश भी कहा जा सकता है। ए रोटेटिंग एम्पलीफायर, बी पावर पंप, सी प्राइम मूवर एंड डी नन ऑफ दीज। डीसी जनरेटर को रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोला जा सकता है। एम्पलीफायर बेसिकली करता क्या है? एम्पलीफायर वीक सिग्नल को इनहेंस करता है। जो हमें वीक सिग्नल मिला है उसको ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है, या इसको ये कह सकते हैं ये सिग्नल की पावर को इंक्रीज कर देता है। ये काम होता है एम्पलीफायर का। अब डीसी जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये वीक मैकेनिकल आउटपुट लेता है, या जो भी इसको मैकेनिकल आउटपुट मिला जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करता है, और ये हमें एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोटेटिंग एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन।
गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए जनरेटर, बी ट्रांसफार्मर, सी थर्मोकपल एंड डी चोक। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का इस्तेमाल हम करते हैं जनरेटर में। जब भी हम किसी कॉइल को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है और ये ईएमएफ कहलाता है डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। और यही डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है? ये जनरेटर में यूज होता है, क्योंकि ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ डीसी जनरेटर ब्रशेस आर मेड अप ऑफ। डीसी जनरेटर में ब्रश किससे बने होते हैं? ए एल्यूमिनियम, बी लैमिनेटेड स्टील, सी कॉपर एंड डी कार्बन एंड ग्रेफाइट। डीसी जनरेटर में ब्रशेस कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब कार्बन और ग्रेफाइट की क्या क्वालिटीज होती हैं? ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट के अंदर तो एक और खास चीज होती है, इनके अंदर होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। अब सेल्फ लुब्रिकेटिंग का फायदा क्या होता है? जो वेयर एंड टेयर्स होते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो कम हो जाते हैं। और कार्बन और ग्रेफाइट का जो टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल होता है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ए सिलिकॉन, बी एंटीमनी, सी आर्सेनिक एंड डी जर्मेनियम। फोटोवोल्टिक सेल सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा यूज होता है? वो होता है सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर और ये कंडक्टर, इसके बीच में कहीं लाई करेगा सेमीकंडक्टर। क्योंकि जो सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेस। भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज में क्या होगा? ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी फॉल टू जीरो एंड डी रिमेन सेम। जब सेल के अंदर लोड इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। अब सेल के अंदर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, कोई सा भी सेल उठा के देख लीजिए, उसके अंदर अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा ही होगा। और जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे करंट भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीजेस विथ लोड। अब क्योंकि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप लोड कितना भी डालें, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जब करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वोल्टेज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स इन द मैग्नेटिक कोर। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर चुंबकीय कोर में फ्लक्स के वाइतो कर्मानुपाती होता है? ए लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ इन मीटर, बी नंबर ऑफ टर्न्स, सी करंट इन एम्पेयर एंड डी परमिटिविटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक सर्किट लॉ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MMF बोलते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक रिलक्टेंस के। अब जो ये मैग्नेटिक रिलक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये लेंथ के होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक रिलक्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ इन मीटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट और कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? रिलक्टिविटी, बी परमिएंस, सी रिलक्टेंस एंड डी परमेबिलिटी। मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टेंस को बोला जाता है परमिएंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कि कितनी इजीली करंट फ्लो कर सकता है। सेम चीज मैग्नेटिक सर्किट में मटेरियल कितनी इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट कर सकता है ये बताता है परमिएंस। और जितना ज्यादा परमिएंस होगा उतनी इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परमिएंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक पर बल की दिशा डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए राइट हैंड थंब रूल, बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड डी नन ऑफ द अबव। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर होती है वो किसकी तरफ डायरेक्शन करती है? वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है।
मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती है और थंब किसे पॉइंट आउट करता है, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। निम्नलिखित नियम में से कौन सा प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए राइट हैंड थंब रूल, बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सी क्रॉक स्क्रू रूल एंड डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना हो तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। अब इसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है ये किसे दर्शाती है? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। थंब किसे पॉइंट आउट करता है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को दर्शाता है। और मिडल फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन व्हाट डायरेक्शन इंटरनली द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल इन बार मैग्नेट। एक बार चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में गति करती हैं? ए नॉर्थ टू नॉर्थ, बी साउथ टू साउथ, सी साउथ टू नॉर्थ एंड डी नॉर्थ टू साउथ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मैग्नेट है, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसकी साउथ डायरेक्शन है। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये हमेशा ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो आउटर लाइन होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेंगी और जो बार के अंदर लाइन होती हैं, ये वाली लाइन होती है, ये ट्रेवल करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साउथ टू नॉर्थ इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। एक तुल्यकालिक मोटर की गति को कैसे बदला जा सकता है? ए बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, बी बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, सी बाय चेंजिंग द लोड एंड डी बाय चेंजिंग सप्लाई टर्मिनल। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है NS = 120 F/P। यहाँ पे F क्या है? फ्रीक्वेंसी है, P क्या है? पोल है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम पोल को भी चेंज करेंगे उस केस में भी हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट ऑप्शन है, चेंजिंग दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो हम सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन इलेक्ट्रिकल मोटर इन विच रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ डैश मोटर। एक इलेक्ट्रिकल मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर क्षेत्र एक साथ घूमते हैं उसे डैश मोटर कहा जाता है। एक ऐसी मोटर जिसमें जो रोटर की स्पीड होती है वो सेम हो स्टेटर की स्पीड के। यहाँ इसे ऐसा भी बोला जा सकता है जिसमें रोटर और स्टेटर का क्षेत्र एक साथ घूमता है, उसे बोला जाता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर और स्टेटर दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। सो ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ए फ्यूल सेल, बी सोलर सेल, सी स्टीम सेल एंड डी MHD जनरेटर। MHD जनरेटर की मदद से हम हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब MHD जनरेटर की फुल फॉर्म क्या होती है? MHD की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर और ये एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस केस में क्या करते हैं हम? इस केस में हम हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस, जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, उसे पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और जब ये प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को इंड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर डी, MHD जनरेटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सोलर सेल कन्वर्ट एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय। सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में कैसे परिवर्तित करता है? ए फिजिकल इफेक्ट, बी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, सी फोटोवोल्टिक इफेक्ट एंड डी केमिकल इफेक्ट। सोलर सेल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है? वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट की मदद से ऐसा कर पाता है। जब लाइट पड़ती है सोलर सेल पे तो बेसिकली सोलर सेल बने किससे होते हैं? सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो जब ये लाइट सेमीकंडक्टर पैनल पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और यही इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करते हैं? यही इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को और इसी फिनोमिना को बोला जाता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए थर्मल, बी वाटर, सी सोलर एंड डी बॉयलर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका जो रिजर्व है वो अनलिमिटेड रहता है, सच एज सोलर, विंड। ये क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है।
और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलर। क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रांसफॉर्मर डैश रिएक्टिव पावर। ट्रांसफॉर्मर डैश प्रतिक्रियाशील शक्ति। ए जनरेट, बी नीदर जनरेट नॉर एब्जॉर्ब, सी एब्जॉर्ब, डी एब्जॉर्ब एज वेल एज जनरेट। तो ट्रांसफॉर्मर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। देखिए 3 तरीके की पावर रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है रियल पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर और तीसरा होता है अपरेंट पावर। जो एक्चुअल पावर होती है उसे बोला जाता है रियल पावर, जो हम एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं। और जो रिएक्टिव पावर होती है ये कंज्यूम नहीं होती है, ये सोर्स और लोड के बीच में बहती रहती है। और ये किसकी वजह से होती है? ये ज़्यादातर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की वजह से होती है और ये एक्चुअल वर्क में बिल्कुल भी सहायक नहीं होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्ब। क्वेश्चन नंबर 22 है द ट्रांसफॉर्मर कोर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। ट्रांसफॉर्मर कोर लैमिनेशन को डैश द्वारा एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है। ए कॉटन, बी पेपर, सी माइका स्ट्रिप एंड डी थिन कोटिंग ऑफ वार्निश। ट्रांसफॉर्मर कोर थिन लैमिनेशन से बने होते हैं और ये थिन लैमिनेशन एडी करंट को कम करता है और इन थिन लैमिनेशन को कोट करा जाता है वार्निश की मदद से। और ये वार्निश क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, थिन कोट ऑफ वार्निश। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। एसी वेल्डिंग सेट के लिए प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? ए बूस्टर टाइप, बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड डी नन ऑफ दिस। देखिए वेल्डिंग में हमें क्या चाहिए होता है? हमें हाई करंट की जरूरत होती है और लो वोल्टेज की जरूरत होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में। अब ये हाई वोल्टेज से जब लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है? ये करंट की वैल्यू को चेंज कर देता है, ये करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। कांस्टेंट पावर डिवाइस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50 वाट पावर सप्लाई है जिसमें 10 वोल्ट वोल्टेज है और 5 एम्पेयर करंट है। तो इसको आप देखेंगे तो पावर कितनी है? 50 है। अब हमने 5 वोल्ट क्या कर दिया? वोल्टेज कर दिया और 10 एम्पेयर करंट कर दिया। तो इस टाइम भी जो पावर है वो अभी भी 50 वोल्ट रहेगी। तो ट्रांसफॉर्मर यही करता है, पावर को कांस्टेंट रखेगा, केवल वोल्टेज और करंट के रेशियो को या वैल्यू को चेंज कर देगा। तो जब उसने वोल्टेज को लो करा तो उस टाइम इसने करंट को हाई कर दिया। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर सी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन इज अप्रोक्सीमेटली। बिना लोड की स्थिति में पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता लगभग डैश होती है। ए 75%, बी 25%, सी 50% एंड डी 0। तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होती है। नो लोड की कंडीशन में आउटपुट पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हम इनपुट इसमें कितना भी दें, हमें आउटपुट कितना मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0। क्वेश्चन नंबर 25 है द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ अ गुड इंसुलेटिंग ऑयल फॉर ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर के लिए एक अच्छे इंसुलेटिंग तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या है? ए 140 डिग्री, बी 200 डिग्री, सी 240 डिग्री एंड डी 180 डिग्री। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड वेपर बनना शुरू कर देता है और जल जाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर का फ्लैश पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 140 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26 है द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज। एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ए रेगुलेशन, बी लैग, सी स्लिप एंड डी बैकलैश। द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, जिसे हम एक्चुअल स्पीड भी बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्लिप। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लिप। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नोन एज अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी एकल चरण प्रेरण मोटर को प्रतिबाधा प्रारंभ मोटर के रूप में जाना जाता है? एक कैपेसिटर स्टार्ट, बी स्प्लिट फेस, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एंड डी शेडेड पोल मोटर। ये जितने भी एग्जांपल है ये सिंगल फेस मोटर के एग्जांपल है, लेकिन रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर किसे बोला जाता है? ये हम स्प्लिट फेस मोटर को बोलते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। इन दोनों के बीच में हम फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इसी फेज डिफरेंस की मदद से हम रोटेटिंग टॉर्क जनरेट कर पाते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट फेस मोटर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर हैज हायर स्टार्टिंग टॉर्क एंड बेटर एफिशिएंसी कंपेयर्ड विद अदर। निम्नलिखित में से किस भिन्नात्मक अश्वशक्ति मोटर में अन्य की तुलना में उच्च प्रारंभिक टॉर्क और बेहतर दक्षता होती है? तो किस फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और एफिशिएंसी भी बेटर होती है? उसका एग्जांपल है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बहुत एसी और डीसी दोनों में काम कर सकती है
और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए केमिकल इफेक्ट, बी हीटिंग इफेक्ट, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बताता है? जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस केस में कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा और ये ईएमएफ कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो भी करेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर वर्क करता है। सो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विल बी। बिना लोड के चलने पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा? इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 0.9 लैग किस केस में हो सकता है? जब इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड हो। नो लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो होता है 0.2। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज दी बेसिक 3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मूल 3 विद्युत राशियां क्या है? ए रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, बी पावर, वोल्टेज, कंडक्टेंस, सी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड डी करंट, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस। तो 3 जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं वो होती है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। इससे हम कई सारी चीजों को निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनसाइड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। एक खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक खोखले गोलाकार चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, क्योंकि जो इसका टोटल चार्ज होता है स्फीयर का वो आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि बाहरी सतह की तरफ जमा हो जाता है। तो इंटरनली चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी, 0 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन अ कलर कोड ऑन अ रेजिस्टेंस ब्लैक रिप्रेजेंट। एक प्रतिरोध पर रंग कोड में काला रंग क्या दर्शाता है? तो काला रंग क्या दर्शाता है? ब्लैक रिप्रेजेंट 0। सबसे पहला नंबर ही ब्लैक होता है और वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। सो ऑप्शन नंबर ए, 0 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल लैंप इज 7 एम्पियर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग टूवर्ड्स द फिलामेंट इन 10 मिनट्स। यदि किसी विद्युत लैंप में 7 एम्पियर की धारा हो तो 10 मिनट में फिलामेंट की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? I इक्वल्स टू Q/T। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है और T क्या है? यहाँ पे टाइम है। तो करंट हमें कितना दे रखा है? 7 एम्पियर दे रखा है। टाइम हमें 10 मिनट दे रखा है। अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो चार्ज कितना निकल के आएगा? 4200 कूलम। सो ऑप्शन नंबर सी, 4200 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ नहीं है? ए माइका, बी पीवीसी, सी रबर एंड डी नाइक्रोम। तो नाइक्रोम इसमें क्या है? एक कंडक्टिंग मटेरियल है और माइका, पीवीसी, रबर क्या है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। और नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल हीटर में होता है, टोस्टर में होता है और हेयर ड्रायर में होता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। पदार्थ का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के निर्माण को सक्षम बनाता है? ए ब्रिटलनेस, बी प्लास्टिसिटी, सी डक्टिलिटी एंड डी इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम किसी में भी परमानेंट डिफॉर्मेशन कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रैक्चर, और इसकी मदद से हम किसी मटेरियल को फॉर्म दे सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं और इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिसिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नो लोड रोटेशनल लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ। विद्युत मशीन में बिना लोड के घूर्णन हानि में शामिल है। तो नो लोड लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? पहला होता है नो लोड कोर लॉसेस, दूसरा होता है फ्रिक्शन लॉस, तीसरा होता है विंडेज लॉस। नो लोड कोर लॉसेस में कौन कौन से लॉस आते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस आता है, एडी करंट लॉस आता है, फ्रिक्शन लॉस में बेयरिंग लॉस आता है और ब्रश फ्रिक्शन लॉस आता है। विंडेज लॉस में एयर रेजिस्टेंस लॉस आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? ए कूलम लॉ, बी एम्पियर लॉ, सी फैराडे लॉ एंड डी न्यूटन लॉ। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है और ट्रांसफार्मर वैसे बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज या करंट के लेवल को अप या डाउन करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फैराडे लॉ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन इलेक्ट्रिकल मोटर इज। विद्युत मोटर में स्टार्टर का क्या कार्य है? ए स्टार्टिंग पर्पस, बी अवॉइड द ओवरलोड, सी मिनिमाइज हाई स्टार्टिंग करंट एंड डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर में जो स्टार्टर का काम होता है वो हाई स्टार्टिंग करंट को रोकने का होता है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या होता है, मोटर काफी ज्यादा हाई करंट लेती है जिसकी वजह से अदर अप्लायंसेस का भी खराब होने का खतरा होता है। तो हम स्टार्टर की मदद से क्या करते हैं,
हम हाई इनवर्स करंट को कम करते हैं। स्टार्टर के अंदर बेसिकली रजिस्टर लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पहले तो रेजिस्टेंस अपने पूरे मैक्सिमम लेवल पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जिससे और ज़्यादा करंट फिर फ्लो करता है और मोटर अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो पाती है। सो ऑप्शन नंबर सी, मिनिमाइजिंग हाई स्टार्टिंग करंट, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या है? ए ल्यूमन, बी स्टाडियन, सी लक्स एंड डी कैंडेला। ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो ल्यूमन होती है। स्टाडियन किसकी यूनिट होती है? ये सॉलिड एंगल की होती है। लक्स इल्यूमिनेंस की यूनिट होती है और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूमन। क्वेश्चन नंबर 41 है, एलईडी लैंप हैव अ जनरल लाइफ ऑफ। एलईडी लैंप की सामान्य जीवन क्या होता है? तो एलईडी लैंप का जो जनरल लाइफ होता है वो अराउंड 50,000 घंटे होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन केबल द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन। केबल में कंडक्टर पर इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ए रिएक्टिव पावर, बी पावर फैक्टर, सी वोल्टेज एंड डी करंट कैरिंग कैपेसिटी। केबल की थिकनेस या केबल का जो इंसुलेशन है वो डिपेंड करता है वोल्टेज लेवल पर, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी इंसुलेशन को ब्रेक कर सकता है अगर वो इंसुलेशन मोटा नहीं हुआ तब। अब क्योंकि हर इंसुलेशन मटेरियल का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को झेलने की क्षमता को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, और जितना ज़्यादा मोटा इंसुलेशन होगा उतनी ज़्यादा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। सो ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग क्या होती है? ए मैग्नेटिक कपल, बी इलेक्ट्रिकल कपल, सी बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कपल एंड डी नन ऑफ दिस। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली भी कपल होती हैं और मैग्नेटिकली भी कपल होती हैं। जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिकली कपल होती है, इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक सिंगल कोर होता है जिसमें कुछ पार्ट मैग्नेटिकली शेयर होता है और कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकली भी शेयर होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा को माप सकता है? तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीमीटर का। सो ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की एसआई इकाई है? तो टेस्ला एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। सो ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिटरमाइन द पावर डेसिपेटेड बाय 16 ओम रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 32 वोल्ट। 16 ओम प्रतिरोध द्वारा क्षयित शक्ति निर्धारित करें जब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 32 वोल्ट है। तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे, वो क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 32 और रेजिस्टेंस कितना है, 16। तो 16 टू 32, 32 इंटू 2 64। सो ऑप्शन नंबर डी, 64 वोल्ट, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ का निष्क्रिय तत्व है? देखिए, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं या एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये केवल एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। रजिस्टर, इंडक्टर क्या है, ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदल सकते हैं? अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक बहुत कम प्रतिरोध वाला रजिस्टर जोड़ देंगे, जिसे हम शंट भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर बाय। इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? ए ओम मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी एम मीटर एंड डी मेगार। इंसुलेशन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मेगर का। ओम मीटर का भी इस्तेमाल होता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेकिन ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेगर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुकोल रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम। बुकोल रिले ट्रांसफॉर्मर को किससे बचाता है? देखिए, बुकोल रिले यूज होता है ऑयल ट्रांसफॉर्मर में और इसे हम गैस एक्चुएटेड रिले भी बोलते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाता है।
जब भी कभी ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल वाइंडिंग डैमेज हो गई ट्रांसफार्मर की, तो उस केस में ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये रिले का प्रेशर इंक्रीज कर देती हैं और उसे एक्टिवेट कर देती हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल फॉल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।